मेजर मिस्टेक्स जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब क्वेश्चंस कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब एक जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो कितनी किस हिसाब से। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है हम कुछ न्यू डिस्कस करेंगे, वो है पेपर प्रेजेंटेशन। तो आज हम उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो हम जो है डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि आज हमने क्या क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट हम देखेंगे हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब क्वेश्चंस कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद देखेंगे कि हर क्वेश्चन में लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब एक जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो किस हिसाब से होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, और प्रेजेंटेशन उस पर देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि हमारे पास जो हम टाइम मैनेजमेंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि इसमें ये पेपर जो है बहुत लेंथी होता है उर्दू का, और उसमें टाइम मैनेज स्टूडेंट से नहीं हो पाता, काफ़ी पेपर रह भी जाता है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि अपने आगे के जो है आप नेक्स्ट वीडियो आगे की वीडियो में हम सारा डिस्कस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह होगा, और वो मेजर मिस्टेक्स जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि उर्दू ही वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं, मतलब आपके टोटल मार्क्स तो है यही बढ़ाते हैं हम, यही जो टोटल मार्क्स को कम भी कर देते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ। हम पहला पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, अटेम्प्ट। हमने फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन किस तरह कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको ये बताऊंगी तो इससे आपका जो पेपर पैटर्न भी आपका सारा डिस्कस हो जाएगा कि पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले सबसे पहले देखना था अटेम्प्ट किस तरह करना है। तो अटेम्प्ट जो है बेसिकली उसमें ही टाइम जो है ये पॉइंट कर होता है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, मतलब जिस तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिस पैटर्न के साथ, उस तरह आपका जो है वो टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आप जो है आपकी अटेम्प्ट भी सही हो जाएगी। सबसे पहले जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन जो पेपर में जो गिवन होते हैं उस क्वेश्चन के लिहाज से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। पहले सवाल नंबर 7 आप लोगों ने सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर के लिहाज से सवाल नंबर 7 होगा आपका। आपने पहले करना है इसका कौन सा होगा, नज़म का खुलासा। सबसे पहले पेज पे नज़म का खुलासा करना है, क्योंकि होता भी छोटा है और आप जब पहले से कर लेंगे। उसके बाद नज़म का खुलासा, फिर सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 5 है सवालात के जवाबात करने हैं आपने। सवालात के जवाबात के बाद सवाल नंबर 8 होता है इबारत दी होती है, वो इबारत कर लेनी है आप लोगों ने। ये हो गया इतना आपका। अब सवाल नंबर 4 जो है ना वो होता है इक्तबास की तशरीह। इक्तबास की तशरीह सवाल नंबर 4 पे आपने करनी है इक्तबास की तशरीह करनी है। उसके बाद जो आ जाता है सबक का खुलासा। सबक का खुलासा कर लिया। एंड पे रह गई जो है मोस्ट लेंथी चीजें जो होती हैं वो एंड पे रह गई। आपने सबसे पहले हम दोनों में सबसे पहले करना है मजमून करना है आपने। सवाल नंबर 9 मजमून, और 2 और 3 जो सवाल है वो क्या होता है, तशरीह होती है, नज़म और गजल की तशरीह। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया हमने क्या क्या अटेम्प्ट करना है, किस तरह कर मतलब ये कर, अभी किस तरह करने हैं अटेम्प्ट वो हम अब डिस्कस करते हैं। पहले हमने देख लिया कि आपने पहले क्या करना है, नज़म का खुलासा, फिर सवालात के जवाबात, फिर इबारत करनी है, फिर इक्तबास की तशरीह, सबक का खुलासा, मजमून, और फिर तशरीह करनी है किनकी, नज़म और गजल की। नज़म और गजल की। तो अब जो है नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है पैटर्न और लेंथ। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है क्या है, पैटर्न और लेंथ, मतलब हमने पहले किस पैटर्न के साथ सॉल्व करना है और लेंथ कितनी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना मैं ये देखें, ये सपोज करते हैं एक हमारे पास पेज है आपके ये एक पेज है पूरा। ठीक है, आप इसके अंदर रहते हुए जो है ना अपना हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले जो है आपके पास, अब अपने इस पेज के भी मिड में, ये आपका पेज है, आपने उसका मिड निकालना है, तो दोनों साइडों पे बराबर का जो है ना वो डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो अब ये मिड निकाल लिया आपने, तो लिखना है हिस्सा इंशाई। ये एक ही लाइन में लिखना है, कोई इतना बड़ा करके, मतलब कोई इतना बड़ा करके लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या है हिस्सा इंशाइया लिख लिया अंडरलाइन। उसके बाद जो है कौन सा हिस्सा इंशाइया, अगर हिस्सा अव्वल लिखा है आपके पेपर में तो आप लिखेंगे, वरना जो है आपका लिखेंगे सवाल नंबर कौन सा है, पहले हमने सवाल नंबर कौन सा सॉल्व करना है, 7 था। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 लिख लिया, सवाल नंबर 7 ये भी अंडरलाइन, ये भी डबल अंडरलाइन। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है अपने क्या, सवाल नंबर 7 में क्या था, सबक का खुलासा।
सबक का खुलासा कर रहे हैं हम सवाल नंबर 7 में, तो हम सबक का खुलासा लिखेंगे। और ये चीजें आप बड़े वाले कट मार्कर से जो है लिखेंगे। तो कौन सा 60605 ये आपने कर लिया इतना। अब जो है आपने सबक का खुलासा शुरू करना है। तो सबक का खुलासा किस तरह शुरू करेंगे, यहाँ पर आपने सबक का नाम, सबक का खुलासा नहीं है, बस नज़म का खुलासा है पहला वाला। तो आप क्या लिखेंगे, नज़म का नाम लिखेंगे, नज़म का नाम और शायर का नाम। उसके बाद क्या आ जाएगा, माखिज। ठीक हो गए, 3 चीजें आपने लिखनी है। लिखने के बाद इनको आपने अंडरलाइन नहीं करना, ये 3 चीजें लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ से खुलासा शुरू कर देना। ठीक है, ये खुलासा आपका यहाँ तक जाएगा ही कितना होगा, मतलब आपने अगर ये आपकी चीजें ना एक ही पेज पे आएंगे, फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, खुलासा जो है ना आपका, ये आपका 8 to 10 लाइन्स का होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका खुलासा हो गया नज़म का। इस नज़म के खुलासे के बाद जो है हम अब जो अगला क्वेश्चन है हम इसी में चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सवालात के जवाबात हैं। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 5। ये सारी चीजें आपने मिड में करनी है, मिड में लिखनी है। आपसे नहीं मिड में लिखा है तो पेपर को आप फोल्ड करके दरमियान से मिड निकाल लें और फिर आप लिख लें। तो सवाल नंबर हमारे पास हो जाएगा 5। क्या होगा, सवालात के जवाबात, सवालात के जवाबात। ठीक हो गया, सवालात के जवाब। तो अब आपने जो है ये क्वेश्चन आपका जो पेपर पे मतलब आपको मिला है सब ऑब्जेक्टिव टाइप, उस पर जो क्वेश्चन लिखा होगा आपने जो है वहां से देख के, अगर पहला आप कर रहे हैं तो पहला लिखना है, अगर दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा लिख दिए। ये लिखने के बाद आपने जो है ना हेडिंग देनी है। कोई भी क्वेश्चन जैसे आपने काहिली का पूछा हुआ है तो आपने काहिली लिख दिया, हेडिंग दे दी। ये जो है 60, ये जो आपने देनी है ना 604 से देनी है। ठीक है, ये हेडिंग दे दिया। सिंपल कट मार्कर से भी दे सकते हैं, सिंपल होता है, उससे लेके यहाँ से आपने लिखना शुरू कर देना है क्वेश्चन। ये मैक्सिमम आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है ना 2 से 3 लाइंस का होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको 2 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। ये आपका जो अभी देखिए, आप जब इस तरह अटेम्प्ट करेंगे तो एक प्रेजेंटेबल, आपका एक प्रेजेंटेबल जो है वो बन रहा है पेपर। तो इस तरह आप कहते हैं ना कि बनाइए एक चीज़, आपने इतनी मेहनत करके इतना एक चीज़ बनाई और एक इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन उसकी डेकोरेशन, वो डेकोरेशन जिसे कहते हैं ना हम, वो है कि आप जो एक चीज़ इतनी मेहनत करके किसी को चीज़ पेश कर रहे हैं लेकिन वो जो है उसको मतलब प्रेजेंटेबल है ही नहीं, तो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। इसी तरह जो है आपका जब पेपर प्रेजेंटेबल होगा तो जो एग्जामिनर होगा, चेक करने वाला, वो भी जो है आपको पूरे नंबर देगा आपके मुताबिक। तो अब जो है हम देखते हैं, ये हमारे पास हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगला शुरू करेंगे 4, वो भी इस तरह हम यहाँ पर हेडिंग देंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, अभी कुछ सवाल नंबर 6, इसके बाद सवाल नंबर 5, उसके बाद आपने सवाल नंबर 8 करना है। सवाल नंबर 8 है इबारत। इबारत लिखना है आपने। इबारत लिखे आपने लिखना है जवाबात से। सवालात आपके दिए होंगे, आपने सवालात दोबारा नहीं लिखने, सिर्फ जवाबात लिखने हैं। जवाबात देके आपने यहाँ पे पहला उसका आंसर, सेकंड उसका आंसर, बस इतना काम करना है। तो ये सवाल नंबर 5 और 8 हो गया। इसके बाद जो है हमको जो सा क्वेश्चन करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको कौन सा हमने क्वेश्चन उसके बाद अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सवाल नंबर 4 करना है। अब इस सवाल नंबर 4 कौन सा होगा, ये होगा इक्तबास की तशरीह। आपने यहाँ पर लिखना है इक्तबास की तशरीह। ठीक है, इक्तबास की तशरीह लिख लिया। आपके पास अगर अलिफ वाली दी है, पहले आप अलिफ कर रहे हैं तो अलिफ लिखेंगे, बे वाली कर रहे हैं तो बे लिखेंगे। आपने जो है अंडरलाइन करना है, इन सबको अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन नहीं करना आपने। ठीक है, अब आपने ये कर लिया इक्तबास की तशरीह। आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है यहाँ पर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ बिल्कुल इसके साथ लाइन जो है आपकी मार्जिन लाइन, उसके साथ लिखने का स्टार्ट करना है। हवाला, हम मार्जिन लाइन के साथ लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन लिखेंगे। आप हवाला मतन के अंदर क्या लिखेंगे, आप सबक का उन्वान, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, माखिज। ये क्या लिख दिया हमने, हवाला मतन में लिख दिया। ये जो है आगे आप लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सवाल मतन के बाद में लिखना है हद कुशीदा अल्फाज।
मतलब आपको जो उन्होंने दिया होगा इक्तबास, उसमें उन्होंने मतलब जो आपके वर्ड है अंडरलाइन किए होंगे या अपर लाइन किए होंगे, तो वो जो है उनको आपने क्या करना है, उनके हाथ कुशीदा अल्फाज जो है वो लिखने हैं। अब ये किस तरह लिखने हैं, अगर ऐसे आपको उन्होंने दिया हुआ है, कोई भी दिया हुआ है, आप देख लेते हैं, काहिली ही देख लेते हैं दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ड लिख के इस तरह के डाल के अब उसका मायने लिखना है, फिर कोमा डालना है, फिर अगला वर्ड भी आगे से लिख दें, यहाँ पे नीचे से लिख दें। तो ये जो आपके टेंट है खुद हाथ कुशीदा अल्फाज हो गया। हम देखते हैं आगे हाथ कुशीदा अल्फाज के बाद हमें क्या करना है, हाथ कुशीदा अल्फाज। फिर अगर उनके 9-10 के पेपर्स है मोस्टली जो है मैट्रिक में, वो स्याको सबाक का नहीं कहते। अगर उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया स्याको सबाक का, तो मतलब आप स्याको सबाक करेंगे, नहीं कहा तो स्याको सबाक नहीं है, खत्म कर दिया। अगर दिया है तो आप क्या करेंगे, स्याको सबाक लिख के, ये आपका 5 से 8 लाइंस का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो होगा वो यहाँ से तशरीह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तशरीह स्टार्ट हो गई। अब इन चीज़ों के नीचे अंडरलाइन करना है हवाला मतन, खत कुशीदा अल्फाज, स्याको सबाक और तशरीह। अब तशरीह जो है आपने जब यहाँ स्टार्ट करनी है, तशरीह की एक लाइन मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं, सबसे स्टार्ट करने से पहले हमें लिखना है कि ये इक्तिबास कहाँ से लिया गया, मतलब स्टार्टिंग से लिया गया, दरमियान से लिया गया, तो वो तशरीह में नहीं लिखनी। अगर स्याको सबाक उन्होंने कहा है तो वो लाइन जो है स्टार्टिंग लाइन वो स्याको सबाक में लिखनी है, नहीं तो आपने बस स्टार्ट कर देना कि इस इक्तिबास में ये बयान फरमाया गया। तो अब आप बच्चे क्या करते हैं तशरीह में, ये मोस्टली मिस्टेक कि इक्तिबास की तशरीह में बच्चे जो आपको पैराग्राफ गिवन है, इक्तिबास गिवन है, उसे वर्ड टू वर्ड लिख देते हैं, तो कॉपी कर देते हैं वर्ड टू वर्ड। वो नहीं होता, जो वर्ड चेंज करने को है मतलब आपने थोड़ा सा अपने अल्फाज में करना है, ज्यादा भी बिल्कुल चेंज नहीं कर देना। मतलब आप जिसमें करेंगे उसको कुछ अपने अल्फाज में करना है। अगर उन्होंने आपको 4 लाइन दिए ना, तो आपने इसमें 10 से 15 लाइन लिखनी होती है इस तशरीह में, और वो अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, कि जैसे उन्होंने कहा है कि काहिली का मतलब, काहिली का अगर कुछ बताया है तो आप पहले बताएं तो उसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर, ठीक है। ये आपके पास हो गया 10 से 15 लाइन्स की तशरीह हो गई और स्याको सबाक हो गई। आपका सवाल नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है सवाल नंबर 4 के बाद जो है हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने करना है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कौन सा है हमारे पास, सबक का खुलासा। सबक का खुलासा आप करना है, मैं सबक का खुलासा, सारी चीजें आपने मिड में लिखनी है। सबक का खुलासा कर लिया। इसमें भी आपने इसमें हवाला मतन नहीं लिखना, क्योंकि मतन वो होता है जब आपको एक चीज गिवन हो, पैराग्राफ हो, या आप लोगों से पैराग्राफ गिवन है, बच्चे ये भी गलती करते हैं। तो मैंने आपको साथ साथ सारी मिस्टेक्स भी बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। ये होगा सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम। उसके बाद यहाँ से खुलासा लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। खुलासा लिखना, अब जो आपने खुलासा है वो कितना अटेम्प्ट करना है, आपका चैप्टर का 1/3 होना चाहिए आपके चैप्टर के लिहाज से। लेकिन उस हिसाब से आपको वैसे बता रही हूँ कि आपके चैप्टर का 1/3 जो होता है वो खुलासा होता है। लेकिन आप शीट्स पे करें तो पेजेस के लिहाज से आपका 1.5 से 2 पेजेस जो है कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। मतलब किस तरह, एक पेज ये और एक पेज ये है, ये आपका पूरा हो गया, आधा भी हो सकता है, पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ, ये एक पेपर है, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ ये पेपर। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले मैं आपको वही दिखाती हूँ कि जो हमने अभी स्याको सबाक का पढ़ा, इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपने लेके सवाल नंबर 4 पहला हवाला मतन लिखना है। इस तरह आपने ये लिखने हैं इनके नाम, हाथ कुशीदा अल्फाज, और उसके बाद तशरीह स्टार्ट करनी है, क्योंकि स्याको सबाक जो है मोस्टली नहीं कहा जाता। तशरीह देखें इतनी होनी चाहिए मैक्सिमम आपकी तशरीह। उसके बाद जैसे खुलासा है, ये सवाल नंबर 6, तो खुलासा लिखना है आप लोगों ने। फिर मतलब ये नहीं लिखना, क्योंकि आप एक दफ़ा लिख देंगे सबक के उन्वान में। उसके बाद जो आपने यहाँ से खुलासा शुरू करना है। खुलासा ये मतलब देखें, एक और आधा पेज होना चाहिए, मैक्सिमम 2 भी होने चाहिए, तब जाकर आपको जो है नंबर मिलेंगे। और आपने मेन चीज़ इसमें हाईलाइटिंग्स करनी है, हाईलाइट करने हैं वर्ड्स को, जो मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे ना, हर पैराग्राफ में एक वर्ड जरूर हाईलाइट होना चाहिए। हर पैराग्राफ में एक लफ्ज जो है वो, एक वर्ड हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका सबक का खुलासा हो गया।
और सबक का खुलासा हो गया। हाँ, जहाँ खुलासा, जहाँ ये आपने सिर्फ माखिज में लिखना है स्टार्टिंग में। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 6 करने के बाद जो है हम आएंगे सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में हम क्या करते हैं, मजमून लिखते हैं। मजमून लिख दिया हमने, मजमून निगारी की तरह आपने लिखना है, मजमून निगारी। ये देखा आपने, यहाँ पर भी अंडरलाइन करना है इन्हें, डबल अंडरलाइन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हो गया मजमून निगारी। मजमून निगारी लिखे आपने जो सा मजमून है, जैसे आपको दिया हुआ है वक्त की पाबंदी दिया हुआ है, वक्त की पाबंदी, इसको भी अंडरलाइन कर लेना है, ये लिखने। फिर आपने जो है यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करना है, मतलब आपने जो है अपना ऐसे जो है वो स्टार्ट करना है मजमून। ठीक है, अब आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, उसके बाद मतलब एक पेज में मैक्सिमम के 2 से 2 पैराग्राफ होने चाहिए। ये पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इसका कि आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। उसके बाद हर पेज पे एक हवाला होना चाहिए जरूर। बेशक आप वो नसरी हवाला लिखें, मतलब किसी का कॉल लिखें या फिर शेर लिखें किसी का, या कोई भी इंग्लिश में कोट लिख सकते हैं, वो आपने वो लिखना है। अब इसकी लेंथ बता दीजिए। सबसे ज़्यादा लेंथ इसकी है क्योंकि इसमें जल्दी नंबर नहीं मिलते। नंबर लेने के लिए आपके मैक्सिमम 6 पेजेस, मिनिमम 6 और 6 से 7 पेजेस आपके होने चाहिए। मैंने अपना पेपर जो अटेम्प्ट किया वो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपना बोर्ड का पेपर 10 क्लास का सेम ऐसे ही अटेम्प्ट किया था और मैंने अपने पेपर में 75 आउट ऑफ 71 हाईएस्ट मार्क्स गेन किए थे। तो हाईएस्ट मार्क्स मैंने इसी तरह गेन किए थे। और जो है मैंने जो मजमून लिखा था, जैसे आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं कभी भी नहीं, ये चीज़ जो है आपके कभी भी टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा कभी भी, जो है ना आपका मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना लोगों के टेस्ट सेशन में जब भी हम करते थे, जब मैं अपना पेपर अटेम्प्ट करती थी, हमेशा कुछ ना कुछ रहता था। लेकिन जब बोर्ड का पेपर गया तो मेरे पास इतना टाइम था, टाइम बच जाता है, मेरे पास टाइम बच गया था, मैंने प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट कर ली, फिर मेरे पास 10 मिनट बच गए थे। तो ये जो है मैंने जो है मजमून जो है वो 7.7 पेजेस का लिखा था मैंने अपना। तो आप 6 से 7 पेजेस का लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं, ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से 7 पेजेस का होना चाहिए। तभी जो है आपको कहीं जाके इसमें हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। फुल भी नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, हाईएस्ट मिलेंगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 9 भी हो गया। अब जो हमारे पास लास्ट सवाल है, वो जो है लास्ट सवाल हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट में क्या कहा है उन्होंने। जो यहाँ पर हमारा आखिरी सवाल होगा वो सवाल नंबर जो है आपका स्टार्टिंग पेपर की स्टार्टिंग में दिया होता है, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 भी दिया होता है। मतलब आपने 2 या खाली 2 ही होता है, उसी के अंदर भी होते हैं या अलग-अलग भी होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नज़म के अशार की तशरीह, नज़म के अशार की तशरीह। फिर उसके बाद गजल के, अब नज़म की जो आपने उन्होंने पहली वाली दी हुई आप ये पहली लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हवाला नज़म। हवाला नज़म में क्या आएगा, नज़म का नाम, शायर का नाम, नज़म का नाम, शायर का नाम और फिर माखिज आ जाएगा। ठीक है, ये समझे हमारे पेज है, माखिज आ गया, ये हवाला नज़म लिख लिया। तो आपने यहाँ पर फिर यही चीज़ें अंडरलाइन करनी है और ये हवाला नज़म हो गया। उसके बाद जो आपका मफहूम आ जाएगा, मफहूम जो है आपका 2 लाइन्स तक का होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी तशरीह। तशरीह, तो तशरीह जो है आपकी एक पेज, मैक्सिमम एक पेज ही होनी चाहिए, जो ये वाला पूरा एक पेज होता है। मीन इन चीज़ों को निकाल के, मफहूम को निकाल के, अगर आप इसे नीचे से स्टार्ट करें तो अगले पेज भी आधी मतलब उतनी बराबर होनी चाहिए अगले पेज में जहाँ से स्टार्ट की थी। तो ये जो हमारे पास एक शेर की तशरीह है, मैं आपको एक पेपर में दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास ये वाला पेपर है, तो यहाँ पर नज़म की अशार की तशरीह स्टार्ट की, हवाला नज़म लिखा, हवाला नज़म लिखा, नज़म का नाम, शायर का नाम, माखिज लिख लिया। ठीक है, मफहूम लिखा, फिर तशरीह स्टार्ट की, नीचे से ये तशरीह स्टार्ट की है। पहले आपने थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखना है कि ये जो है वो कौन से शायर थे, उन्होंने क्या बताया, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखें, यहाँ इतनी तक तशरीह होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपको इस 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने नज़म के जो है वो 3 शेर करने होते हैं और गज़ल के आपने 2 करने होते हैं। टोटल 5 शेर आपने करने हैं। तो इन 5 शेर 10 में से 10 नंबर लेने के लिए मेरे जो है वो, मेरे भी कभी 10 में से 10 नंबर नहीं आए,
ये प्रैक्टिस जो है ना, कहते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही बात है। अब आपको एक और चीज बता दी चलो कि आपने जब एक तशरीह लिख ली, ठीक है, 1 पेज की लिख ली, लेकिन एंड पे आपकी एक चीज होनी चाहिए, क्या? इजाफी शेर। इजाफी शेर लाजमी होना चाहिए। अगर आप पूरी तशरीह में कोई नसरी हवाला लिख रहे हैं, कोई आयत लिख रहे हैं या किसी का कोई हदीस लिख रहे हैं, तो फिर अगर ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं लिख रहे तो एंड पे एक इजाफी शेर जरूर लिख रहे हैं, मतलब हवाला जिसे कहते हैं हम, हवाला दे के लिख रहे हैं। तो ये जो है नज़म की और गज़ल की भी सेम इस तरह, लेकिन गज़ल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नज़म का नाम नहीं आएगा, शायर का नाम आ जाएगा और सिन्फ़े अदब आएगा। सिन्फ़े अदब में लिख देंगे गज़ल, बस वहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी, एक सिन्फ़े अदब, ये 2 चीज़ें आएंगी गज़ल में, सिन्फ़े अदब, शायर का नाम, बस। और फिर मफ़हूम और तशरीह सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही है। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया, पेपर प्रेजेंटेशन देखी, उर्दू के पेपर की 10th क्लास की। तो पहले मैंने बताया आपको अटेम्प्ट कौन सी चीज़ें पहले करनी है, टाइम मैनेज हो जाएगा उससे, ठीक है। तो पेपर पैटर्न जो है टाइम मैनेजमेंट मैंने से आपको अभी अटेम्प्ट करके बताया। इंशाल्लाह मैं अपनी एक और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि हर क्वेश्चन को कितने मिनट देने हैं। आपने टाइम मैनेजमेंट का एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी मैं। पैटर्न आपने देखना है, पैटर्न मैंने आपको सारा समझाया, लेंथ बताई आपको सारी। तो मैंने आपको साथ साथ जो है कुछ मेजर मिस्टेक्स भी बताई हैं, आपको मैंने पैटर्न भी बताया, उसके साथ साथ मैंने इस जो आपको पैटर्न डिस्कस किया था तभी साथ आपको मेजर मिस्टेक्स भी बताई कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और नहीं करनी चाहिए अगर आप इतने मार्क्स लेना चाहते हैं। और मेरे ये मार्क्स कैसे आए, मैंने किस तरह पेपर अटैम्प्ट किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको जो है आज का मेरा लेक्चर जो है वो समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन के साथ मिलूंगी। तब तक ये दुआ में याद रखिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।